फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। आज है 9 जून 2024 से करंट अफेयर के बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आज की वीडियो में हम सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उनसे जुड़े जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली नक्षत्र सभा आयोजित की गई है जिसका उद्देश्य खगोल पर्यटन को बढ़ावा देना था। अभी हाल ही में भारत में ये पहली नक्षत्र सभा आयोजित की गई है और इसका उद्देश्य ये है खगोल पर्यटन को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर बताना है ये किस राज्य में जो है आयोजित की गई। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। अभी हाल ही में भारत के उत्तराखंड राज्य में ये पहली नक्षत्र सभा आयोजित की गई है और इसका उद्देश्य है ये खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर, यह पुरस्कार प्रसिद्ध कवि और नाटककार हैं सिद्धलिंग पट्टाना सेट्टी, इनका नाम है, इनको प्राप्त हुआ है। और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है, यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने साहित्य, समाज या सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, ना तो 1 और ना ही 2, 1 व 2 दोनों सही हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। अभी ये गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 जो है, तो ये प्रसिद्ध कवि और नाटककार हैं, इनका नाम है सिद्धलिंग पट्टाना सेट्टी, इनको दिया गया है। और इनको ये दिया इसलिए गया है, साहित्य और ये सामाजिक सेवा के क्षेत्र में इन्होंने ये अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियां जो है हासिल की है, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने नए वेटलैंड को जून 2024 में वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा मिला है जिससे इनकी संख्या 82 हो गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2। अभी हाल ही में बिहार के 2 वेटलैंड को, जिनमें ये नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को जो है, तो ये वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा मिला है, जिससे इनकी संख्या पहले कितनी थी, पहले 80 थी और अब ये 2 जब से और जुड़ गए हैं तब से इनकी संख्या कितनी हो गई है, 82 हो गई है, याद रखेंगे। इससे जुड़े अब जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको भी देख लेते हैं। रामसर स्थल क्यों कहा जाता है? रामसर स्थल इनको क्यों कहा जाता है? तो ये रामसर ईरान का एक शहर है और जो ये समझौता हुआ था तो ये कहाँ पर, इसी ईरान के ये रामसर शहर में हुआ था, इसीलिए इसे जो है ये रामसर कहा जाता है, रामसर स्थल कहा जाता है। तो रामसर ईरान का एक शहर है और यहाँ पर 2 फरवरी 1971 को ये रामसर आर्द्रभूमि समझौता, ये रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स पर ये दुनिया के देशों से जो है जो भी देश इसमें उस टाइम शामिल हुए थे तो उन्होंने हस्ताक्षर किए थे, इसलिए इसे जो है रामसर संधि कहा जाता है। और कुछ लोग इस संधि को जो है तो ये आर्द्रभूमि संधि भी कहते हैं, कुछ लोग इसको जो है तो ये वेटलैंड कन्वेंशन भी कहते हैं। और ये लागू कब से हुआ था? तो ये 1975 से लागू हुआ था। ये समझौता हुआ कब था? 2 फरवरी 1971 को हुआ था और ये लागू हुआ था 1975 से। ये रामसर समझौता जो था तो ये कि अंतर सरकारी संधि है जो ये आधार भूमि के संरक्षण, समुचित उपयोग के संबंध में मार्गदर्शन करती है। और भारत ने इसमें कब हस्ताक्षर किए थे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये 1982 में भारत जो है तो इसमें 1982 में इस संधि में शामिल हुआ था, इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे भारत ने। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल एनसीएलटी ने एयर इंडिया और किस एयरलाइंस कंपनी के विलय को मंजूरी दी है? अभी हाल ही में ये नेशनल कंपनी है ला ट्रिब्यूनल, इसने एयर इंडिया और एक कंपनी है एयरलाइंस की तो इसके विलय को अभी इन दोनों कंपनियों को एक ही में मर्ज कर दिया गया है। तो ये बताना है कौन सी कंपनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, विस्तारा। अभी ये एयर इंडिया और ये विस्तारा कंपनी को जो है एक ही में मर्ज कर दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 18वीं लोकसभा के सबसे उम्रदराज सांसद कौन चुने गए हैं। अभी ये 18वीं लोकसभा 18वें लोकसभा चुनाव हुए हैं, तो इसमें सबसे उम्रदराज सांसद जो है कौन चुने गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, TR बालू। अभी ये 18वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं, तो इसमें जो सबसे उम्रदराज सांसद चुने गए हैं, तो इनका नाम है TR बालू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसदों का नाम बताएं। सबसे अधिक उम्र के जो थे, सबसे उम्रदराज सांसद जो थे, तो वो TR बालू थे। और यहाँ पर जो सबसे युवा हैं उनके नाम बताने हैं, सबसे युवा सांसद कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, A और B दोनों। जिसमें जो सबसे युवा सांसद हैं उनमें शामिल हैं प्रिया सरोज, पुष्पेंद्र सरोज, ये संजना जाटव और संभवी चौधरी। ये चारों के नाम याद रखिए, इम्पोर्टेंट हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में ये भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के नए कुलपति को नियुक्त किया गया है। तो इनमें जो है किसको नियुक्त किया गया है। ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ये फॉरेन ट्रेड जो है, इसकी कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी को नियुक्त किया गया है। अब और ये देख लेते हैं ये चर्चा में क्यों है। ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है, तो ये चर्चा में क्यों है। इसमें हाल ही में अभी ये प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी को ये भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के नए कुलपति के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। और इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, तो ये 1963 में हुई थी। ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड की स्थापना जो है, तो ये 1963 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। ये स्थित कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। और यह वाणिज्य मंत्रालय के तहत एक जो है प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल है। ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या है, तो एक ये वाणिज्य मंत्रालय के तहत जो है तो प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल है। और इसका उद्देश्य जो है, तो इसका उद्देश्य ये भारत के जो बाहरी व्यापार क्षेत्र के लिए कौशल निर्माण में योगदान देना है। मतलब भारत के बाहर जो भी व्यापार होता है, तो इसके ये कौशल के निर्माण में इसका योगदान देना है। और इसको 2002 में जो है तो ये मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड को जो है तो इसको ये मानित विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था, पूछा जा सकता है। तो ये कब दिया गया था, 2002 में दिया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हाल ही में भारत, यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और किस देश ने ये बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। अभी हाल ही में भारत, यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और ये जापान ने बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया गया है। अब यहाँ पर जापान में अभी हाल ही में 1000 वर्ष पुराना ये सोमिनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। और जापान जो है तो ये दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। ऐसा करने वाला ये दुनिया का जो है मतलब पहला देश बनेगा जापान। और जापान को जो है समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद अभी हाल ही में एक जो है नया द्वीप मिला है। और अभी जापान के याकोहामा में ये डांसिंग पिकाजू कार्यक्रम जो है इसका आयोजन किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। अभी ये अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है, तो इसे किस देश के प्रधानमंत्री ने किया है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, नेपाल। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्पकमल दहल प्रचंड। अभी इन्होंने ये अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। अब नेपाल से जुड़े जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं। अभी भारत और नेपाल के बीच हाल ही में ये झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज जो है ये पूरी तरह से चालू हो गया है। और आधिकारिक तौर पर ये समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश जो है कौन बन गया है, तो ये नेपाल बन गया है। और नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को कितनी ये 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। और अभी हाल ही में ये नेपाल का एक समुदाय है, तमांग समुदाय कहते हैं जिसको, इसने ये सोनार लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर
हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसकी शुरुआत वर्ष 2022 में जापान में की गई थी। इसका उद्देश्य सदस्य देशों में विकास, आर्थिक स्थिरता और समृद्धि के साथ आपसी सहयोग को मजबूत करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी। 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। पहला स्टेटमेंट लिख रहा है इसकी शुरुआत वर्ष 2022 में जापान में की गई थी, करेक्ट है। ये हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा जो है तो इसकी शुरुआत वर्ष 2022 में जापान में की गई थी और इसका उद्देश्य जो है तो जो भी इसके सदस्य देश हैं तो ये अपने सदस्य देशों में विकास, आर्थिक स्थिरता और समृद्धि के साथ आपसी सहयोग को मजबूत करना है। इससे संबंधित जो भी और फैक्ट है उनको देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं ये चर्चा में क्यों है। तो अभी हाल ही में ये सिंगापुर को याद रखिए, सिंगापुर में हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे की मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है और भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इसमें भाग लिया है। तो इसमें प्रतिनिधिमंडल में ये वाणिज्य विभाग के सचिव रहे हैं, सचिव श्री सुनील बर्थवाल, इनके नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इसमें भाग लिया है। और ये हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा जो क्या है तो हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा जो है तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, वर्ष 2022 में जापान में की गई थी। और इसमें जो शामिल कंट्रीज हैं तो इसमें कितनी 14 या 14 कंट्रीज इसमें शामिल हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, ये याद रखिए अपना भारत भी इसमें शामिल है। ये हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा जो है तो इसमें अपना भारत भी शामिल है। भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और अमेरिका इसमें शामिल है। और इसका उद्देश्य जो है तो इसके जितने भी सदस्य देश हैं अपने 14 कंट्री जिसमें शामिल हैं तो ये अपने सदस्य देशों में विकास, आर्थिक स्थिरता और समृद्धि के साथ आपसी सहयोग को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हाल ही में कुवैत के अमीर ने किससे जो है नया क्राउन प्रिंस घोषित किया है। अभी हाल ही में कुवैत ने अपना नया मतलब ये प्रिंस घोषित किया है। तो ये किसको घोषित किया है बताना है। ये फोटो देख सकते हैं, इनका नाम बताना है किसे घोषित किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, शेख अल सबा को। अभी कुवैत के जो हैं अमीर, इन्होंने अभी ये अपना नया क्राउन प्रिंस घोषित किया है तो शेख अल सबा को घोषित किया है। अब इससे जुड़े जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं। तो कुवैत में अभी ये चल रहे, कुवैत में ये मतलब जो है अभी व्यापक जो ये राजनीतिक व्यवस्था चल रही है तो इसके बीच ये शेख मैसाल जो है तो इन्होंने हाल ही में संसद को 4 वर्ष के लिए भंग कर दिया है। कुवैत जो है तो ये कुवैत में अभी काफ़ी वहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था चल रही है तो यहाँ के शेख मैसाल जो है तो इन्होंने अपनी संसद को 4 साल के लिए भंग कर दिया गया है। और 1 जून 2024 को शेख अल सबा को कुवैत का नया क्राउन प्रिंस नियुक्त किया गया है। 1 जून 2024 को जो है तो इन्होंने अपना ये शेख अल सबा को अपना नया क्राउन प्रिंस नियुक्त किया गया है। अब कुवैत जो है तो ये पश्चिम एशिया में स्थित एक संप्रभु अरब अमीरात है। पश्चिम एशिया में स्थित एक संप्रभु अरब अमीरात है और इसकी सीमा जो है तो सऊदी अरब और इराक से लगती है। इसकी राजधानी जो है तो कुवैत सिटी है। कुवैत की राजधानी जो है तो कुवैत सिटी है। और अन्य खाड़ी देशों के विपरीत जो है कुवैत में एक प्रभावशाली संसद है। और जो भी मतलब खाड़ी देश हैं तो उनमें इतनी प्रभावशाली संसद नहीं है, बाकी कुवैत में जो है तो ये प्रभावशाली संसद है। और वर्ष ये 1962 से यहाँ पर संसदीय प्रणाली लागू है। कुवैत में संसदीय प्रणाली कब से लागू है तो ये 1962 से लागू है। और कुवैत में ये निर्वाचित सांसदों और जो मतलब कुवैत में जो ये सांसद निर्वाचित हुए हैं और ये सत्तारूढ़ अल सबा जो परिवार है तो इसके द्वारा मतलब जो भी नामित मंत्रिमंडल है इनके बीच जो है क्या लगातार विवाद देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।